Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 9th history chapter 1. The name of the chapter is French Revolution. So let's proceed with this chapter. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में जो हुआ था 1789 में। ये रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के थ्रू इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी जैसे आइडिया वर्ल्ड में स्प्रेड हुए थे। ये रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है जो न केवल फ्रांस को इंस्पायर करके गया, बल्कि पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रेवोल्यूशन, इसी रेवोल्यूशन से अपना इंस्पिरेशन लिया। तो चलिए देखते हैं कि फ्रांस रेवोल्यूशन क्या है। ऑन 14 जुलाई 1789 में पेरिस, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है। इस सिटी में इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है कि 7,000 लोग एक जगह गैदर हो जाते हैं लड़ने के लिए। ये किंग से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का दुख था कि किंग अपने प्रजा को नहीं देख रहा है, अपने सब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, बल्कि अपने पैलेस और अपनी रानी में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस बात का दुख इनको था, और इसी दुख में जब वो इकट्ठा होते हैं लड़ने के लिए, तो वो गन के साथ और दूसरे हथियारों के साथ बेस्टाइल जेल पे अटैक कर देते हैं। बेस्टाइल जेल वहाँ का सबसे बड़ा और पावरफुल जेल था, जो कि किंग के पावर का सिंबल था। किंग ने इस जेल में उन लोगों को बंद कर रखा था जो किंग के खिलाफ गए थे, जिन्होंने किंग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने किंग के रूल्स को तोड़ा था। तो इस जेल पे वो अटैक करते हैं, प्रिजनर्स को रिलीज करते हैं और कमांडर को मार करके वहाँ से चले जाते हैं। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि एक आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। तो ये इवेंट क्यों हुआ, क्यों 14 जुलाई 1789 में लोग ऐसे गुस्सा हो गए कि वो इकट्ठा होकर किंग के खिलाफ चले गए और किंग के पावर पे अटैक कर दिया। तो इस इंसिडेंट को होने के रीजंस क्या है वो हम देखेंगे अभी आगे चलकर। पर इससे पहले देखते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन ये होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो कुछ सोशल या पॉलिटिकल चेंजेस चाहते हैं और सडनली इकट्ठा होकर के एक साथ लड़ते हैं और सडन से वो चेंज लाते हैं, तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर किंग के खिलाफ खड़े हो गए, इतने पावरफुल किंग उसकी आर्मी के खिलाफ हो गए। तो इस एंगर का, इस पब्लिक के एंगर का रीज़न क्या था, इस पब्लिक के रेवोल्यूशन का रीज़न क्या था, चलिए उसको एनालाइज करते हैं बाय एनालाइजिंग द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो इसको समझने के लिए पहले फ्रांस की हिस्ट्री देखते हैं कि फ्रांस की हिस्ट्री क्या थी। किंग लुइस 16, जो कि बर्बन फैमिली को बिलोंग करता था, वो पावर में आता है 1774 में। उसकी शादी 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया की क्वीन मारिया से होती है, और जिस समय उसकी शादी होती है और जिस समय वो रूल कर रहा होता है, उसका जो ट्रेजरी होता है, खजाना होता है, वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो क्यों उसका खजाना खाली हो जाता है, क्यों फ्रांस जो इतना बड़ा पावरफुल किंगडम था उसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो जाती है? तो उसके कई रीज़न है। देखते हैं कि क्यों उनका ट्रेजरी एम्प्टी हो जाता है। क्योंकि ये लोग कंटिन्यूअस वॉर में लगे हुए थे, कंटिन्यूअस कभी किसी के साथ लड़ना और कभी किसी के साथ लड़ना। तो इस वॉर में, चाहे वो कोई भी वॉर हो, वॉर में बहुत पैसा खर्च होता है, और इसी वॉर में खर्च हुए पैसे के कारण उनकी ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी थी। दूसरा रीज़न क्यों ये इनकी ट्रेजरी एम्प्टी थी, क्योंकि जो इनकी पैलेस थी जिसमें किंग एंड क्वीन रहा करते थे, वर्साइलिस पैलेस, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। इस पैलेस को मेंटेन करने में भी बहुत पैसा खर्च होता था। तीसरा रीज़न क्यों उनकी ट्रेजरी एम्प्टी थी, वो ये था कि उस समय ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी, और फ्रांस ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए क्या करता है कि ब्रिटिश का उस समय 13 अमेरिकन कॉलोनी में कब्जा था। तो उन 13 अमेरिकन कॉलोनी को फ्रांस भड़काता है कि वो अपने लिए इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़े, और जब वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने लगते हैं तो फ्रांस उनको हेल्प करने लगता है। तो जब वो उन 13 अमेरिकन कॉलोनी को फ्रांस हेल्प करने लगता है, तो उस हेल्प में भी उसके काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और उस पर कर्जा चढ़ जाता है। तो जिन लोगों ने भी फ्रांस पे उस समय कर्जा दिया था, वो
कर्जा बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन लिबरी का कर्जा बन जाता है। ठीक है, तो लिबरी उस समय की करेंसी थी, फ्रांस की करेंसी उस समय लिबरी थी, जिसको 1794 में बाद में अबॉलिश कर दिया गया। तो इतना कर्ज बढ़ जाता है फ्रांस के ऊपर, उसका कर्ज बढ़ के हो जाता है 2 बिलियन लिबरी। और ये जो कर्ज बढ़ जाता है उस पे फ्रांस को 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था हर साल। तो ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट को ही चुकाने में पैसा लग जा रहा था और जो रियल अमाउंट था वो पे नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा गवर्नमेंट के दूसरे भी खर्चे थे, जैसे पोस्ट ऑफिस पे खर्चा करो, सैलरी पे खर्चा करो। तो इस तरह के खर्चे करने में भी गवर्नमेंट का पैसा जा रहा था और गवर्नमेंट की ट्रेजरी दिन पर दिन खाली होते जा रही थी। तो ये तो सिचुएशन था वर्साइलेस पैलेस के ट्रेजरी का। तो ये ट्रेजरी क्योंकि खाली थी, तो अब किंग लुइस सोचता है कि चलो टैक्सेस बढ़ा देते हैं, टैक्सेस से पैसा आएगा और ट्रेजरी बढ़ जाएगी। तो वो प्लानिंग करने लगता है, एक तरफ वो प्लानिंग करने लगता है कि चलो अब टैक्सेस बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी का क्या हाल था। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। जैसे हमारी कंट्री जो पुराने समय में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थी, वैसे ही इनकी जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। जो पहला स्टेट था उसमें क्लर्जी लोग थे, क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च में काम करते थे। दूसरा स्टेट था उसमें नोबैलिटी लोग थे, नोबैलिटी वो लोग थे जैसे उसमें आते थे किंग, किंग के मिनिस्टर और हाई रैंक के जो ऑफिसर होते थे वो नोबैलिटी रैंक में आया करते थे। जो थर्ड स्टेट था वो फार्मर, लॉयर और सर्वेंट का था, इसे कॉमन पीपुल ग्रुप भी कहा जाता था। तो ये इस तरह से 3 स्टेट में उनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्लर्जी का ग्रुप, नोबैलिटी का ग्रुप और कॉमन पीपुल का ग्रुप। तो इसके अलावा उनकी सोसाइटी में ऐसा था कि जो फार्मर ग्रुप था, जो फार्मर थे वो बहुत काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में फार्मर हुआ करते थे फ्रांस में, और 90% फार्मर जो थे ना उनके पास या तो कोई लैंड था नहीं, और लैंड था भी तो बहुत ही छोटे क्वांटिटी में था। ज़्यादातर जो लैंड था ना 60% लैंड चर्च के पास था, या तो नोबल के पास था, या कुछ रिच पीपुल के पास था। थर्ड स्टेट के पास कुछ भी लैंड नहीं था। ठीक है, और आपका जो क्लर्जी और नोबल थे, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उनके पास बहुत प्रिविलेजेस था। मगर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी, उन्हें बहुत ही दुख का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें पहले तो उनको जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे ना, जो उनको कोई टैक्सेस देना नहीं पड़ता था। एक तो उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा था, पैसा बहुत ज़्यादा था, पावर बहुत ज़्यादा था, और दूसरी तरफ वो टैक्स भी नहीं देते थे। टैक्स सारा का सारा टैक्स थर्ड स्टेट के लोग दिया करते थे। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास ये हक था कि जब चाहे तब वो थर्ड स्टेट के लोगों से काम ले सके। और थर्ड स्टेट के लोग एक तरफ तो बहुत सारे टैक्सेस देते थे, इसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्सेस जैसे कि 33 और 43 जैसे टैक्स भी दिया करते थे। 33 टैक्स क्या होता था? 33 टैक्स वो टैक्स होता था जो लोग अपने चर्च को दिया करते थे। अपना जितना भी प्रोडक्शन उनका होता था उस प्रोडक्शन का 10% वो चर्च को दे दिया करते थे 33 टैक्स के रूप में। और टेलिस टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स था जो वहाँ के थर्ड स्टेट के लोग उनको दिया करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उनकी सोसाइटी में डिवीज़न है बहुत, और डिवीज़न में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास तो बहुत प्रिविलेज है, वो रिच है, वो पावरफुल है, वो टैक्स भी नहीं देते, वो जब चाहे तब सर्विस ले सकते हैं थर्ड स्टेट से। मगर दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनकी लाइफ मिजरेबल है, वो कोई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और उनको पूरे के पूरे टैक्स देने पड़ते हैं। उनके पास पैसा भी कम है, उनके पास पावर भी कम है, तो उनको बहुत ही इनइक्वालिटी और इनजस्टिस का सामना करना पड़ रहा था सोसाइटी में। अब उसी समय क्या होता है कि फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता है। तो क्या होता है एक्चुअली 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन सिर्फ 23 मिलियन था, 28 मिलियन बढ़ के हो जाता है वो 1784 में। और फूड का डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा तो फूड का डिमांड भी बढ़ा, मगर प्रोडक्शन फूड का बढ़ता नहीं, प्रोडक्शन सेम का सेम वही रहता है। तो जब लोग बढ़ गए, डिमांड बढ़ गया, तो फूड की स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है, और फूड की स्केर्सिटी क्रिएट होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस तो बढ़ जाता है मगर सैलरी तो लोगों की बराबरी वैसी की वैसी रहती है, वो बढ़ती नहीं है। अभी क्या होता है, सब सैलरी उतनी की उतनी है और प्राइस बढ़ जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद पाओगे और आप पुअर से और पुअर बन जाओगे। और इसी समय क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ता है, ड्रॉट आता है, और ड्रॉट के कारण वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता है।
तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो सिचुएशन होता है जहां पर आप अपने बेसिक नीड, लग्जूरियस नीड नहीं, बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं कर पाते, ना तो खाना, ना तो कपड़ा, ना तो रहने के लिए मकान, ऐसे जो बेसिक नीड है उसको भी आप फुलफिल नहीं कर पाते। और इसीलिए पब्लिक गुस्सा हो गई, क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, ब्रेड का प्राइसेस बढ़ गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है। दूसरी तरफ आपका किंग टैक्स बढ़ाने की सोच रहा है। इतनी इनइक्वालिटी, इनजस्टिस है सोसाइटी में। इसी के वजह से कई बार लोगों ने प्रोटेस्ट किया छोटा छोटा, मगर उस दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट लोगों ने कर दिया। इसके अलावा भी कई रीजन थे, ना केवल प्राइस बढ़ना, टैक्सेस बढ़ाने का प्लानिंग चलना, इसके अलावा फिलोसफर व्यू भी एक रीजन था क्यों वहां के लोगों ने रिवोल्ट किया। तो फिलोसफर व्यू क्या है? देखो, ये फिलोसफर लोगों ने ये जो डिफरेंट थॉट्स रखते हैं, डिफरेंट फिलॉसफी रखते हैं सोसाइटी के सामने, उनका भी बहुत बड़ा रोल था फ्रांस के लोगों को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। उन लोगों ने अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से लोगों को इंस्पायर्ड किया कि लोग आवाज उठाए इनजस्टिस के अगेंस्ट, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, और वो फ्रीडम डिमांड करे और किंग के खिलाफ खड़े हो जाए। तो कई फिलोसफर उस समय आए थे सोसाइटी में, जो जिसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट फिलोसफर है उनको हम डिस्कस करेंगे। एक थे जॉन लॉके। जॉन लॉके चाहते थे कि लोगों को फ्रीडम मिले और इक्वालिटी मिले और सबके लिए लॉ बराबर हो। उन्होंने एक बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, यानी राजा लोगों के रूल को क्रिटिसाइज किया और राजा लोगों के रूल में होने वाले इनजस्टिस को और गलतियों को उन्होंने उजागर किया और लोगों के सामने रखा। दूसरी तरफ रूसो आए। रूसो ने भी एक बुक लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने बात की कि जो भी गवर्नमेंट बनाए उसका ये परम कर्तव्य है, उसकी फर्स्ट ड्यूटी है कि वो पहले पब्लिक को सुने। पब्लिक को सुनना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक और फिलोसफर आए जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने कहा कि सारा पावर एक आदमी के हाथ में होना ही नहीं चाहिए, पावर डिवाइडेड होना चाहिए, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए, और सबके पास अलग अलग पावर होना चाहिए, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपनी इस बात को रखा स्पिरिट ऑफ लॉ में, अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने अपनी इस बात को रखा। तो इस तरह से जो फिलोसफर थे वो नए नए आइडियाज लेकर आ रहे थे और एक्चुअली इक्वालिटी की बात कर रहे थे, फ्रीडम की बात कर रहे थे, इंजस्टिस को एंड करने की बात कर रहे थे, मोनार्की को एंड करने की बात कर रहे थे और पब्लिक को पावर देने की बात कर रहे थे। तो इन सब बातों से वहां के लोग इंस्पायर्ड हो गए। तो एक तरफ राजा अपना टैक्स बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रही है, तीसरी तरफ सोसाइटी में इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, और चौथी तरफ ये फिलोसफर अपने व्यू दे करके लोगों को रेवोल्यूशनराइज कर रहे थे। और तभी क्या होता है, अपना राजा लुईस 16 ये डिसाइड करता है कि मैं टैक्स को इंक्रीज करूंगा। और वो टैक्स को इंक्रीज करने के उस कंट्री में कुछ प्रोसीजर थे, जब चाहे जैसे चाहे वैसे किंग अपना टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसको वहां के रूल फॉलो करने पड़ते थे। और फ्रांस का रूल था कि अगर आपको टैक्स इंक्रीज करना है तो स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो ये स्टेट जनरल मीटिंग के बगैर किंग अकेले टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था। तो इसीलिए उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई ताकि वो टैक्सेस को बढ़ा सके। इस मीटिंग में ये रूल था कि वो तीन जो स्टेट हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इन तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए और उनके सामने टैक्स के प्रपोजल को रखे और फिर डिसाइड करे कि टैक्स बढ़ेगा कि टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो उसने मीटिंग बुलाई, तीनों स्टेट के लोगों को इनवाइट किया, और जो ये लास्ट इस तरह की मीटिंग हुई थी फ्रांस में, वो हुई थी 1664 में, और उसके बाद अब 1789 में ये मीटिंग हो रही थी। तो ये स्टेट जनरल की असेंबली की मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग को सिर्फ मोनार्क ही बुला सकता था, सिर्फ किंग ही बुला सकता था, कोई और दूसरा नहीं बुला सकता था। तो उसने 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई, अपने महल के वर्साइलिस हॉल में, वर्साइलिस पैलेस के वर्साइलिस हॉल में इस मीटिंग को बुलाई। उसने तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। तो फर्स्ट स्टेट से आए 300 लोग, सेकेंड स्टेट से आए 300 लोग और थर्ड स्टेट से आए 600 लोग। तो एक तरफ फर्स्ट स्टेट के लोग बैठ जाते हैं, दूसरी तरफ सेकंड स्टेट के लोग बैठ जाते हैं, और थर्ड स्टेट के लोगों को बैठने के लिए जगह भी नहीं दी जाती है और वो बेचारे पीछे जा कर के खड़े हो जाते हैं।
और इस मीटिंग में उन्होंने फार्मर्स को आने से रोक दिया, लेडीज को आने को रोक दिया, आर्टिस्ट को आने से रोक दिया, यानी हर कोई इस मीटिंग में आ भी नहीं सकता था। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, क्योंकि वो बड़े परेशान थे इनजस्टिस से, इनइक्वालिटी से, और फ्रीडम चाहिए था उनको कुछ, तो इन्होंने अपने कुछ डिमांड्स राजा के लिए लिख कर लाए थे। वो कुछ डिमांड 40,000 वर्ड्स का डिमांड अपने राजा के लिए वो लिख कर लाए थे, मगर उस डिमांड को राजा ने सुनने से इनकार कर दिया। तब वहां का वोटिंग सिस्टम स्टार्ट होने वाला था। अब वोटिंग सिस्टम कैसी थी वहां पे? वोटिंग सिस्टम में ये रूल था कि वोटिंग में हर स्टेट एक एक वोट देगा, यानी फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट की तरफ से एक वोट आएगा और कोई भी प्रपोजल डिसाइड किया जाएगा। तो अभी क्या है, इन जो थर्ड स्टेट के लोग हैं इनको डर था कि ये तो टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग है, टैक्स तो हम पे करते हैं, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो पे करते नहीं है टैक्स। तो अगर फर्स्ट स्टेट के लोगों ने कह दिया हाँ टैक्स बढ़ाओ, सेकंड स्टेट के लोग भी कह देंगे हाँ टैक्स बढ़ाओ, क्योंकि उनको तो टैक्स देना नहीं है, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की तरफ से आ जाएगा हाँ टैक्स बढ़ा दो, और थर्ड स्टेट की तरफ से आएगा कि नहीं टैक्स मत बढ़ाओ, तो उनके पास मेजॉरिटी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास 2 वोट हो जाएंगे, एक फर्स्ट स्टेट का वोट और एक सेकंड स्टेट का वोट। तो थर्ड स्टेट के वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और टैक्स बढ़ जाएगी और सारा बर्डन और बढ़ कर के थर्ड स्टेट पर आ जाएगा। तो इसीलिए थर्ड स्टेट के लोग थोड़े चिंतित थे, तो उन्होंने कहा कि ये वोटिंग सिस्टम है उसको चेंज करो, 1 वोट 1 स्टेट की जगह तुम 1 वोट 1 मेंबर को ला लो, यानी कि जितने मेंबर है 600 थर्ड स्टेट के, 300 फर्स्ट स्टेट के, 300 सेकंड स्टेट के, इन सबको एक एक वोटिंग राइट दो। ना कि ऐसा वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट का एक वोटिंग राइट, एक एक मेंबर का एक एक वोटिंग राइट होनी चाहिए। तो उन्होंने ये चेंज डिमांड की। इनका जो ये चेंज था राजा ने सुना, मगर राजा ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया पर उसके प्रोटेस्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये गुस्सा हो जाते हैं और असेंबली हॉल से बाहर चले आते हैं। सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि अब क्या होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट लोग मिल करके फिर से टैक्स को बढ़ा देंगे, ऑलरेडी उन पे बर्डन है और बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये गुस्सा हो जाते हैं और जनरल असेंबली की मीटिंग को छोड़ करके वर्साइलिस हॉल के बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर के जब वो बाहर आते हैं तो इनके कुछ लीडर्स होते हैं, वो लीडर्स बहुत उनको इंस्पायर करते हैं। वो लीडर अपने आप को हेड ऑफ फ्रांस डिक्लेयर करते हैं और पूरे लोगों को एक तरह से फ्रांस की असेंबली मान लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम ही असेंबली हैं, हमारे लीडर ही अब फ्रांस के हेड हैं और अब हम लोग फ्रांस के लिए नया लॉ लिखेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि अब हम ऐसा नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे जिसमें किंग की पावर को कम कर दिया जाए और जनरल पब्लिक को सुना जाए। और ये लोग प्लेज लेते हैं, ये लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तब तक इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक हम फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन ना लिख दे। इस समय जो ग्रुप होता है ना उसके कुछ लीडर्स होते हैं, जैसे कि मिराबियो वहाँ का लीडर था। मिराबियो कौन था? एक नोबल फैमिली का मेंबर था। वो एक्चुअली सेकंड स्टेट को बिलोंग करता था, मगर ये थर्ड स्टेट को सपोर्ट करता था। तो उसने थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया था। वो बहुत बड़ा स्पीकर था, तो ये थर्ड स्टेट की तरफ से लड़ रहा था। दूसरी तरफ एबेसिस नाम का भी एक लीडर था। ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करता था, क्लर्जी ग्रुप का था। ये खुद एक प्रीस्ट था, मगर ये भी थर्ड स्टेट के लिए लड़ रहा था। तो कुछ एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग भी उनके साथ थे और उनके लिए लड़ रहे थे। तो एबेसिस था ना, उसने एक बुक लिखी थी व्हाट इज थर्ड स्टेट, और इसमें उन्होंने बिल्कुल थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया था। तो इन लीडर्स के गाइडेंस में वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लगते हैं कि अब से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा फ्रांस में। उसी समय क्या होता है, फाइनल डे आता है, 14 जुलाई 1789 वाला डे आता है। उस दिन क्या होता है, पब्लिक वैसे ही गुस्सा है, दुखी है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, टैक्स बढ़ने के चांसेस है। तो इस समय पब्लिक दुखी थी। और तभी क्या होता है, कोल्ड के कारण, ज़्यादा कोल्ड के कारण वहाँ का क्रॉप डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब इससे पब्लिक बिल्कुल दुखी हो जाती है कि एक तो हम पहले ही दुखी हैं, ऊपर से कोल्ड क्लाइमेट ने हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, राजा तो हमारी सुनेगा नहीं, हम पे टैक्स भी बढ़ जाएगा, अब क्या होगा। तो फाइनली वो गुस्से में आकर के जेल पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई सुन नहीं रहा था, और जेल पे अटैक कर देते हैं। और इसी से 14 जुलाई 1789 वाला इंसिडेंट वहाँ पे घट जाता है। इंसिडेंट के बाद आफ्टर 14 जुलाई 1789
वो अटैक करके पब्लिक अपने अपने घर चली जाती है। मगर उसी समय उसके बाद क्या होता है, एक र्यूमर फैलता है, एक अफवाह फैलती है कि ये जो सेकंड स्टेट के लोग हैं, ये जो नोबेलिटी है, ये फार्मर के क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रही है। तो जब ये अफवाह फैलती है, हालांकि ये सच नहीं था, ये सिर्फ अफवाह था, मगर फिर भी जब ये अफवाह फैलती है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं और नोबेल के फैमिली पे अटैक कर देते हैं। थर्ड स्टेट के लोग नोबेल की फैमिली पे अटैक करते हैं, उनको मारने लगते हैं, उनको लूटने लगते हैं और उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स जलाने लगते हैं। तो ये जो नोबेल की फैमिली थी, डर के मारे कंट्री छोड़ छोड़ के भागने लगती है। और जब पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो किंग लुइस 16 फाइनली बो डाउन करता है। वो मान जाता है कि ठीक है, मैं थर्ड स्टेट की बात सुनूंगा और कुछ चेंजेस लेकर आऊंगा। तो कुछ वो रिफॉर्म लेकर के आता है इनको शांत करने के लिए, थर्ड स्टेट के लोगों को शांत करने के लिए। वो कहता है कि मैं जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग इतने सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, इसको अब बंद किया जाएगा, किंग के पावर को भी डिक्रीज किया जाएगा, चर्च जो इतने सारे लैंड को लेके रखी है उसे लैंडलेस फार्मर्स के बीच में बांटा जाएगा, 33 टैक्स को बंद किया जाएगा और फाइनली फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में टर्न कर दिया जाएगा। तो आपकी फ्रांस की जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाती है, यानी कि वो मोनार्की अब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से चलने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो फिर आपका क्या होता है, 1791 में आपका जो नेशनल असेंबली तैयार होता है ना, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, एक रियल कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखता है, जिसमें वो किंग के पावर को डिक्रीज कर देता है, गवर्नमेंट के पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में बांट देता है। ठीक है, तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह काम करने लगती है। इलेक्शन किया जाता है फ्रांस में, 20 मिलियन लोग वहां पे रहते थे, मगर उनमें से सिर्फ 4 मिलियन लोगों को वोटिंग राइट दी जाती है। वो 4 मिलियन लोग मिल करके 50,000 इलेक्टोर और जज को इलेक्ट करते हैं और वो 50,000 इलेक्टोर और जज मिल करके 745 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते हैं और ये 745 मेंबर नेशनल असेंबली की आपके किंग को एडवाइस करती है, किंग और उसके मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। पर हाँ, अभी भी किंग के पास वीटो पावर था कि वो कुछ भी रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता था। तो नेशनल असेंबली आपकी अब मिनिस्टर को कंट्रोल करने लगी, किंग को कंट्रोल करने लगी। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा सिचुएशन आ गया फ्रांस में और इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नेशनल असेंबली बन गई और जो फ्रांस की गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लग गई। तो इस रेवोल्यूशन के बाद जो जो चेंजेस आए हैं उसमें एक चेंजेस था कि इलेक्शन होने लगा। इलेक्शन तो हुआ, पर इलेक्शन में क्या हुआ, जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई, एक पैसिव सिटीजन और एक एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन के लोग वोट देते थे और पैसिव सिटीजन के लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो किनको एक्टिव सिटीजन माना गया, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन माना गया, उन्हीं को वोटिंग राइट दी गई जो आदमी थे। औरतों को तो बिल्कुल नहीं दिया गया, आदमियों को दिया गया, वो भी उन आदमियों को दिया गया जो 25 साल से ऊपर थे और जो कम से कम इतना टैक्सेस पे करते थे जो कि 3 डेज का सैलरी होता था किसी लेबर का। तो यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हर इंसान को यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं दी गई, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को दिया गया वोटिंग राइट, और वो भी उन एक्टिव सिटीजन को जो कि 3 डेज का सैलरी पे करते थे। एक लेबर के 3 डेज का सैलरी जितना अगर टैक्स पे करते थे तभी उनको वोटिंग राइट दी जाती थी। यानी कौन कितना टैक्सेस पे कर रहा है उस बेसिस पे वोटिंग राइट दी गई। ठीक है, तो ये जो नेशनल असेंबली के मेंबर भी बने ना, जो नेशनल असेंबली 745 मेंबर्स बने थे जो किंग और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते थे, वो भी वही लोग बने जो कि सोसाइटी में हाईएस्ट टैक्स पे करते थे। तो एक्चुअली इन लोग टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट करते थे कि इनके हिसाब से जो टैक्स पे कर रहा है वही कंट्री को रूल करे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखी गई तो कई चेंजेस आए आपके फ्रांस के सोसाइटी में। एक आया था नया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन क्या था, इस राइट में इसमें क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्टार्ट होती है ना, ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन से स्टार्ट होती है। इसमें बताया जाता है कि लोगों को क्या क्या राइट दी गई है। इसमें मोस्टली ये बातें की जाती है कि कितने तरह तरह के लिबर्टी दी गई है, किस तरह से इक्वालिटी दी गई है और दूसरे राइट्स दिए गए हैं हर मैन और विमेन्स को। तो और इसमें यह भी बात कही गई है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि गवर्नमेंट ये जो राइट डिफरेंट मैन एंड सिटीजन को दिए हैं उसको प्रोटेक्ट करे। तो इस तरह से ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आपकी फ्रांस की मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाती है। अब असेंबली, नेशनल असेंबली उसको कंट्रोल करने लगती है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाता है नया फ्रांस का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट मैन और सिटीजन को दिए जाते हैं। तो ये राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन आपके बुक में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन दिए गए हैं। कई राइट्स दिए गए, कई मतलब कि फ्रीडम को सपोर्ट करते हुए राइट, कई इक्वालिटी को सपोर्ट करते हुए राइट, कई गवर्नमेंट के पावर को डिफाइन करते हुए राइट्स लोगों को दिए गए। तो ये राइट्स आपके बुक में दिए गए हैं। आई रिकमेंड यू टू रीड दिस राइट वंस फॉर योर मोर क्लियरेंस ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो इसी राइट के साथ आपकी फ्रांस में मोनार्कियल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाती है। तो इसके बाद क्या फ्रांस के लोग खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या फिर फ्रांस में कुछ और पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज इस पार्ट में इतना ही। थैंक्स for watching students, and if you like my explanation, do like, share and subscribe MP Social View. Thanks for watching and happy learning.